ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के हरियाणा के शहर हिसार में एक मुसलमान मिर्ज़ा हनीफ बेग के घर में 21 जनवरी 1942 को पैदा होने वाले एक बच्चे के बारे में ये कौन कह सकता था कि वो अपनी 30वीं सालगिरह से तकरीबन 35 दिन पहले अपनी जाए पैदाइश से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर अब एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान से टेक ऑफ करके दुश्मन की सरहद के अंदर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर न सिर्फ हमला करने जा पहुँचेगा, बल्कि एक जहाज़ को पेशावर पर तबाह करने के बाद 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान के एक और जंगी तैयारे को श्रीनगर के ऐन ऊपर अपने जहाज़ की गन्स का कमाल महारत से निशाना लेकर तबाही से दोचार कर देगा। जी हाँ, आज हम पाक फ़िज़ाइया के इसी काबिल एहतराम फ़ाइटर पायलट विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा से पिछले 52 साल में पहली मरतबा बराह रास्त सुनेंगे इन दलेराना मिशंस की तफसीलात का पहला हिस्सा। मगर पहले 1971 की हवाई जंग के बारे में पिछली डॉक्यूमेंट्री की तसलसल में इसी जंग में दोनों एयरफोर्सेस के तबाह होने वाले जहाज़ों और दूसरी तफसीलात पर बात करना चाहूँगा। इस जंग में पाक फ़िज़ाइया ने 27 जहाज़ों का नुकसान उठाया, जबकि इंडियन एयरफोर्स के 60 जहाज़ तबाह हुए। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इंडियन एयरफोर्स के इस जंग के बारे में किए गए सरकारी तज्ज़िये और रिकॉर्ड के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के कुल 75 जहाज़ तबाह हुए, जिसमें से 15 ऑपरेशनल वजूहात की वजह से तबाह हुए और बाकी कॉम्बैट वजूहात से। अब ये जानते हैं कि पाक फ़िज़ाइया के इन 27 जहाज़ों का नुकसान किन वजूहात की बिना पर हुआ। पाक फ़िज़ाइया का 37% नुकसान एयर कॉम्बैट में, 28% दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के हाथों, इसी तरह 26% जहाज़ इंडियन एयरफोर्स के हमले के नतीजे में तबाह हुए, जबकि 7% कॉम्बैट एक्सीडेंट्स में और 4% बदकिस्मती से अपनी ही एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का निशाना बन गए। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स के बराह रास्त जंग में 60 तबाह होने वाले जहाज़ों में से 30% एयर कॉम्बैट में, 60% पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की वजह से, 5% कॉम्बैट एक्सीडेंट्स और 5% पाक फ़िज़ाइया के हमलों की वजह से ज़मीन पर तबाह हुए। 1971 की हवाई जंग की तारीख़ पाक फ़िज़ाइया के फ़्लाई लेफ्टिनेंट सलीम बेग मिर्ज़ा का जिक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। जंग के आगाज़ में ही यानी 4 दिसंबर को फ़्लाई लेफ्टिनेंट सलीम बेग मिर्ज़ा ने नंबर 26 स्क्वाड्रन के पायलट के तौर पर पेशावर बेस पर हमलावर होने वाली पहली फॉर्मेशन के एक हंटर को मार गिराया। यही नहीं, बल्कि इस वाक़े के 10 दिन बाद 14 अगस्त को श्रीनगर एयरबेस पर पाक फ़िज़ाइया के एक फॉर्मेशन को एस्कॉर्ट करते हुए उन्होंने दुश्मन के एक नैट तैयारे को तबाह कर दिया, जो उनके एक साथी F-86 जहाज़ का निशाना लेने वाला था। ये नैट तैयारा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिख उड़ा रहे थे, जो अपनी जान से भी गए। उन्हें बाद में पाकिस्तानी जहाज़ों का बहादुरी से मुकाबला करने के इतराफ़ में पाकिस्तान में निशान हैदर के बराबर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ परमवीर चक्र अता किया गया। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी 2 जहाज़ों का निशाना लेने वाले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग मिर्ज़ा किसी भी एजाज़ से महरूम रहे, मगर उनके हाथों दुश्मन के इन 2 जहाज़ों की तबाही उनके काबिल सताइश निशाने और क्लासिक टर्निंग डॉग फाइट में उनकी महारत का इजहार है। इस तरह वो 1971 की जंग में 2 किल्स हासिल करने वाले वाहिद पायलट करार पाए और पाक फ़िज़ाइया के उन 4 पायलट्स की फहरिस्त में शामिल हुए जिनकी 1 से ज़्यादा किल्स हैं। वो 1942 में हिंदुस्तान के हरियाणा के शहर हिसार में पैदा हुए। उनके वालिद एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने आज़ादी के बाद पाकिस्तान का इंतखाब किया। यूँ उनका ख़ानदान हिजरत करके मुल्तान आ गया, जहाँ उन्होंने इब्तदाई तालीम मुल्तान में हासिल की। 50 की दहाई के आखिर में उन्हें FC कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। सलीम बेग मिर्ज़ा अगस्त 1961 में PF कॉलेज रसालपुर में 36वें GDP कोर्स के लिए सिलेक्ट हुए। उन्हें फ़्लाइंग ट्रेनिंग में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने की वजह से 4 दूसरे अफसरान समेत तरबियत के लिए अमेरिका भेज दिया गया, जहां उन्होंने T-37, T-33 और F-86 जहाज़ों पर ट्रेनिंग मुकम्मल की। विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा को 1964 में अमेरिका से वापसी पर नंबर 15 स्क्वाड में F-86 जहाज़ पर तैनात कर दिया गया, जहां उन्होंने 65 की जंग के दौरान ऑपरेशनल मिशन उड़े। उन्हें अपनी पहली हवाई जंग का तजर्बा उस वक्त हुआ जब उन्होंने अपने लीडर फ्लाई लेफ्टिनेंट यूसुफ खान को कसूर और अमृतसर के दरमियान तरन तरन के इलाके में एक नैट जहाज़ को निशाना बनाते हुए देखा। विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा अपने अहल खाना के साथ इस वक्त लाहौर में मुकीम हैं। उनकी फैमिली उनकी अहलिया के अलावा 2 बेटों और 1 बेटी पर मुश्तमिल है। उनका बड़ा बेटा और बेटी डॉक्टर हैं और उनका दूसरा बेटा पाक बहरिया में अफसर है। अक्टूबर 1971 में फ्लाई लेफ्टिनेंट सलीम बेग मिर्ज़ा बतौर इंस्ट्रक्टर रिसालपुर अकेडमी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि जंग के वाज़े इम्कानात नज़र आने के बाद उन्हें सरगोदा पहुँच कर F-6 स्क्वाड्रन में शामिल होने की हिदायत मिली। वो सरगोदा तो पहुँचे,
मगर कुदरत ने उनकी किस्मत पे पेशावर से जंग में हिस्सा लेना लिखा था, क्योंकि जब बेस हुकाम को यह पता चला कि उनका F-6 जहाज़ पर निस्बतन कम तजर्बा जबकि F-86 जहाज़ पर 1100 घंटे फ्लाइंग करने का वसी तजर्बा है, तो उन्हें पेशावर में F-86 स्क्वाड्रन पर मुश्तमिल नंबर 26 स्क्वाड्रन भेज दिया गया। ये फैसला फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग के लिए खुशी की वजह बना, क्योंकि उनकी F-86 पर महारत उनके ज़्यादा पुरअतमादी का बायस थी। 1971 की जंग शुरू होने से एक हफ़्ता पहले 26 नवंबर को बेगम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग के यहाँ कराची में एक बेटे की वलादत हुई, मगर पैदाइश के बाद उनके बेटे की सेहत तशवीशनाक थी। इसी दौरान 26 स्क्वाड्रन का एक जहाज़ पेशावर से मसरूर बेस भेजा जाना था। अपने बेटे की ख़राब सेहत की वजह से फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग मिर्ज़ा ने यह जहाज़ कराची ले जाने की दरख्वास्त की। इस तरह 1971 की जंग शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग कराची पहुँचे, जहाँ एक दिन क़याम के बाद PIA की परवाज़ से बरास्ता लाहौर रावलपिंडी पेशावर के लिए रवाना हुए। ये 3 दिसंबर शाम 5 बजे का वक्त था जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग स्क्वाड्रन लीडर SM अनवर के साथ कराची से कुछ खुफिया दस्तावेज़ात एयर हेडक्वार्टर पेशावर ले जा रहे थे। लाहौर लैंड करने के बाद ये ट्रांजिट लाउंज में दाखिल हुए। मुल्क में जारी सरहदी कशीदगी की वजह से वो कराची से लाहौर लैंड करने के बाद PIA की परवाज़ के ज़रिए पहले रावलपिंडी और पेशावर जाने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो लाहौर पहुंचने के बाद अपने और स्क्वाड्रन लीडर अनवर के साथ होने वाले वो गैर मुतवक्को वाक़यात को कुछ यूँ याद करते हैं। जब लाहौर पहुंचे तकरीबन 4 बजे के करीब, तो थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट हुई कि जी PIA की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और आप लोग नहीं जा सकते, हम कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे। अच्छा, बड़े परेशान हुए। खैर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं मतलब सुना आपको, मुझे नहीं लगा, जहाज़ तो नॉर्मल लैंड किया कर गया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन 4:45 बजे जहाज़ों की आवाज़ आई एयरपोर्ट से गुजरे में, जेट जहाज़ों की बहुत ज़ोर से, यानी कि जुम जुम बहुत ज़ोर से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि सर बात ये है कि मुझे लगता है कि बलून इज़ अप। कहने क्या मतलब? मैंने कहा आई थिंक वॉर हैज़ स्टार्टेड। और मैंने कहा कि आई हैव मिस्ड इट। कहने व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा जी मैं तो पहली स्ट्राइक में था, मैंने तो श्रीनगर जाके अटैक करना था, पहली स्ट्राइक में मेरा नाम था, हम प्रैक्टिस करते रहे थे, तो मैं तो मिस कर दिया, तो बड़ा मेरे लिए अजीब बात है। कहने अच्छा ऐसा है कि बंदोबस्त करते। तो हमने PIA वालों से, मैनेजमेंट से बात की कि भाई हमें आप पहुँचाएँ, क्योंकि हमने तो वॉर में हिस्सा लेना है, तो ये तो बड़ा मसला है हमारे लिए। खैर उन्होंने कहा कि पहले आप डिनर वगैरह करें, उसके बाद उन्होंने हमें एक हाईएस गाड़ी दी और वो तकरीबन 8:30 बजे हम चले वहाँ से, लाहौर से रात को। इन दिनों जब जंग से मुतल्लिक बाखबर रहने के लिए मोबाइल फ़ोन और दूसरे ज़राए नहीं थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग अपने लाहौर से पेशावर तक के सफ़र के बारे में यूँ बताते हैं। रात को सारी रात हम सफ़र करते रहे। अच्छा, लाइटें हमारी ऑफ थी, लाइटें ऑन नहीं कर सकते थे, जंग डिक्लेयर हो गई थी, और लोग जो थे सड़कों पे खड़े हुए थे कि ताकि कोई गाड़ी जो है वो लाइट ना ऑन करे, मतलब उनको वो छुप बुझाने के लिए। तो ड्राइवर बहुत स्लो चल रहा था। खैर हम कभी बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ, क्योंकि GT रोड जो थी उस ज़माने में सिंगल रोड होती थी, तो कभी वो ऑफ दी रोड चला जाता था, कच्चे में चला गया, फिर वो फिर उसको होश आया, फिर रोड पे, मतलब करते करते हम सुबह तकरीबन पहले हम चकलाला गए, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए उन्होंने, उसके बाद वहाँ से हम पेशावर आए, तो कुछ सुबह 6 बजे पेशावर पहुँचे। पेशावर पहुँचने के फ़ौरन बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग जंग में हिस्सा लेने का जुनून लिए स्क्वाड्रन जा पहुँचे। जुनून मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग से उनके गुज़श्ता दिन की रूटीन जानने के बाद मेरे लिए यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं था कि वो तकरीबन 30 घंटे से ना सिर्फ सोए नहीं थे, बल्कि पूरी रात लाहौर से पेशावर के दरमियान तकरीबन 10 घंटे के नाहमवार रास्तों से ब्लैकआउट के दौरान सफ़र करने के बाद यकीनन बहुत थके हुए भी थे, मगर जंग में जल्द शामिल होने के जज्बे की वजह से वो मेस में जाकर आराम नहीं करना चाहते थे। तो मैं तैयार होकर और फ्लाइंग कवरऑल पहन के मैं स्क्वाड्रन चला गया तकरीबन 7 बजे के करीब। तो वहाँ जब पहुँचे तो ये मतलब है कि पहली जो एयर रेड थी उसकी हंटर्स की, वो उसके बाद कोई तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हुई। अच्छा, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो हंटर्स ने बाद में मैंने पढ़ा कि उन्होंने जहाज़ क्लेम किए जो कि मेरे सामने वहाँ टारमेक पे खड़े थे, डमी थे, बाउज़र भी साथ था, उनको उन्होंने फायर किया, वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो वो उन्होंने जाके क्लेम कर लिया कि जी हमने 2 F-86 और एक फ्यूल बाउज़र जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, हालांकि दे डिडंट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, दे वर जस्ट डमीज़।
फ्लाई लेफ्टिनेंट सलीम बेग के स्क्वाड्रन में पहुंचने के कुछ देर बाद ही पेशावर बेस कमांडर स्क्वाड्रन में आए और फ्लाई लेफ्टिनेंट सलीम बेग को बतौर नंबर 2 और फ्लाई लेफ्टिनेंट खालिद रज़ाक को बतौर लीडर पेशावर के रनवे 17 की तरफ वहां मौजूद 2 F-86 जहाज़ों पर एयर डिफेंस अलर्ट की ड्यूटी संभालने के लिए भेज दिया। तो अब ये हुआ कि वो हम जहाज़ में जाके बैठ गए। एक मेरा जहाज़ जो था 412 उसका नंबर था, मुझे अभी तक याद है, और खालिद रज़ाक भी, और हम तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे करीब बैठे। तो ADA का एयर डिफेंस अलर्ट का जो कॉम्प्लेक्स था वो रनवे 35 पे था। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं थी, कोई बंकर नहीं था, कोई हट नहीं थी। तो हम बैठे रहे जहाज़ में कि भाई अभी स्क्रैम्बल आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं। तकरीबन 3 घंटे हम बैठे रहे 10 बजे के बाद तक। तो अब काफ़ी मतलब थके हुए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, बैठना ADA पे और एनिमी एयरक्राफ्ट को फेस करना है। शायद यही जज्बा था कि तकरीबन 3 घंटे तक जहाज़ में स्टैंड बाय रहने के बाद जब 2 फ्रेश पायलट्स उनकी जगह लेने के लिए तो आए, मगर कुदरत फ्लाई लेफ्टिनेंट सलीम बेग की लगन की वजह से उन पर कुछ ऐसे मेहरबान रही। अभी मैं यही सोच रहा था कि एक छोटा व्हीकल आया, 3 व्हीलर होता था माजदा का, उसमें 2 पायलट्स थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मारूफ मीर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इकबाल शेख। अच्छा, वो आए और उन्होंने हमें कहा कि भाई हम आपको रिप्लेस करने आए हैं, लेकिन हमारे पैराशूट्स जो हैं वो रनवे 35 पे हैं, क्योंकि मेन ID हट वगैरह सब वहाँ पे था। तो आप अभी इंतज़ार करें, 10 मिनट में हम आते हैं और आपको रिप्लेस करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो चले गए। जैसे ही वो गए, कोई मेरे ख्याल 3-4 मिनट हुए होंगे, तो जनाब वो स्क्रैम्बल का ऑर्डर आ गया। रेडार ने कहा कि टेक ऑफ करो। ख़वातीन और हज़रात, 52 साल पहले कम्युनिकेशन और राब्ते के लिए आजकल के ज़राए नहीं थे। आइए जानते हैं कि इस हॉट स्क्रैम्बल के बारे में फ्लाई लेफ्टिनेंट सलीम बेग और उनके लीडर को दुश्मन के हमले की किस तरह इतला दी गई। अच्छा, मेथड ये था कि वहाँ पे टेलीफोन वगैरह नहीं था। वो टेलीफोन कनेक्शन उनका 35 से था। वो रनवे 35 पे इन्फॉर्म करते थे स्क्रैम्बल के लिए कि भी जहाज़ों को टेक ऑफ कराएं, और वो फिर इधर एक लैंडलाइन थी, उससे वो 17 पे, और एक एयरमैन था, उसके पास रेड फ्लैग था, तो वो बाहर निकल के फ्लैग हिलाता था कि जी अब आप टेक ऑफ कर जाए। यानी ये तकरीबन 2nd वर्ल्ड वॉर वाला हिसाब किताब। आइए फ्लाई लेफ्टिनेंट सलीम बेग से इस हॉट स्क्रैम्बल की तफसीलात जानते हैं। हुआ ये कि जब हमें रेडार ने स्क्रैम्बल दिया टेक ऑफ के लिए, तो मतलब विदिन 2 मिनट्स हमने स्टार्टअप किया और टेक ऑफ करके रनवे 17 से। और उन्होंने हमें ये कहा रेडार ने कि जी आप साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में 130 पे टर्न करें और कम टुवर्ड्स चरात, विच इज़ अबाउट 25 माइल्स ओवर द हिल फ्रॉम पिशावर। तो 17 से हमने टेक ऑफ किया था, तो मुश्किल से 30-40 डिग्री हम लेफ़्ट टर्न किया। वी वर गोइंग, अभी हम सिर्फ 2 मिनट हुए थे हमें टेक ऑफ किए, तकरीबन 2 मिनट, एंड वी वर अराउंड 5000 फीट और सो हाइट के ग्राउंड से। पिशावर एयरफील्ड जो किलर कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली ऑब्जर्वर होता है, विजुअल ऑब्जर्वर, जो कि विजुअली गाइड करता है अपने फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को टुवर्ड्स द एनिमी एयरक्राफ्ट। उसकी कॉल आ गई कि जी वो एयरफील्ड जो है वो अंडर अटैक है और हंटर्स अटैक कर रहे हैं। तो वहीं से हमने टर्न अबाउट किया, वापस आए एयरफील्ड की तरफ। तो अभी एयरफील्ड मतलब है कि उन्होंने हमें कहा कि ग्राउंड ऑब्जर्वर ने, किलर कंट्रोल ने, कि जी उन्होंने जहाज़ों ने अटैक करके ईस्ट की तरफ डायरेक्शन ली है। अच्छा, तो हम रनवे की तरफ आ रहे थे, हमारा मतलब डायरेक्शन वेस्ट थी। तो मैंने राइट साइड पे नीचे देखा, मैं लेफ़्ट साइड पे था, लीडर जो था वो राइट साइड पे था। देखा तो आई स्पॉटेड वन, एक जहाज़ मुझे नज़र आया, हंटर। तो मैंने लीडर को कहा कि एक हंटर है नीचे, वो क्रॉस कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने टर्न अबाउट किया वापस। अच्छा, जैसे हमने टर्न अबाउट किया तो फिर ग्राउंड ऑब्जर्वर की या किलर कंट्रोल की कॉल आई कि जी वो उन्होंने भी टर्न अबाउट कर लिया और वो फिर दोबारा दूसरा अटैक कर रहे हैं। तो हमने फिर टर्न अबाउट किया। अच्छा, इन द मीन टाइम जब टर्न अबाउट किया सेकंड, तो मैंने लीडर को कहा, मैंने कहा पंच टैंक्स। आइडिया ये है कि जहाज़ लाइट हो जाए, मोर मनूवरेबल हो जाए, स्पीड जल्दी पकड़ ले, तो ये आइडिया था। खैर, तो लीडर ने शायद कॉल नहीं मॉनिटर की, वो उसने नहीं पंच किया, बट आई जेटसन माई टैंक्स, आई गॉट रिड ऑफ देम। अच्छा, जैसे हम रनवे क्रॉस किया तो रनवे के वेस्ट साइड पे, अब रनवे 173 पर वेस्ट साइड पे, आई सॉ 1 एयरक्राफ्ट राइट साइड पे ना। तो मैंने लीडर को कहा, मैंने कहा वो एक जहाज़ है नीचे, एंड हम कोई मेरे ख्याल 4000 फुट पे होंगे। उसने कहा कि हाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो ही सेड कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ ना। तो मैंने लीडर को कहा कि मैं आई विल स्टे अप, मैं अभी ऊपर रहूँगा, क्योंकि डेफिनेटली देयर विल बी अदर एयरक्राफ्ट एज वेल, क्योंकि हमें ये बताया गया है एज ए फाइटर पायलट कि इफ़ यू सी 1 एनिमी एयरक्राफ्ट देयर आर बाउंड टू बी अदर्स।
तो श्योर इनफ मैं अभी ऊपर था एंड ही हैड गॉन डाउन एंड ही वाज बिहाइंड गेटिंग बिहाइंड दिस एयरक्राफ्ट। तो मैंने देखा राइट साइड पे एक और हंटर था जो कि अच्छा वो उसका जो आगे जहाज़ था वो उसने लेफ़्ट टर्न शुरू कर दिया, तो लीडर भी उसके पीछे लेफ़्ट टर्न करना था। ये जहाज़ जो था दूसरा वो ही स्टार्टेड टर्निंग लेफ़्ट बिहाइंड माई लीडर फ्लाइट में खादिर रज़ाक। तो सिचुएशन ये अच्छा आई हेल्ड ऑफ एंड आई सॉ एंड आई गॉट बिहाइंड दिस लास्ट हंटर। अब सिचुएशन ये डेवलप हुई कि एक हंटर आगे, सेबर एक पीछे, एक उसके पीछे हंटर जो कि तकरीबन 1 मील के फासले पे था, काफ़ी दूर था, और मैं उसके पीछे। अच्छा इन सब ने तीनों जो जहाज़ आगे थे इन्होंने ड्रॉप टैंक्स एग्जेक्शन किए थे। आई वॉज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट मनूवरेबल। आई वेंट बिहाइंड दिस एयरक्राफ्ट। वी वर गोइंग इन ए सर्कल एंड हाई जी सर्कल यू सी, एंड द फाइट हैड गॉन डाउन टू अबाउट 100 feet. It was so low that I remember, no exaggeration, I remember that at times I felt the jet blast on the ground and I felt the dust rising up from the ground. It was very low. खैर वो अब मैं I was comfortably behind this guy and I started firing. अब मैं फायर भी कर रहा हूँ, मैं जो हंटर है आगे उसको भी देख रहा हूँ क्योंकि ही इज़ फायरिंग एट माई लीडर इज़ फायरिंग एट लीड हंटर, दिस नंबर 2 हंटर इज़ फायरिंग एट माई लीडर एंड आई एम फायरिंग एट दिस। और जो ग्राउंड से जो थे लोग बाद में बताया उन्होंने देखा हमें डाइव करते हुए और बाद में दे लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद अस। अच्छा अब मैं फायर कर रहा हूँ उस पर, लेकिन कोई एंड आई वाज मतलब है कि काफ़ी कंफर्टेबल रेंज था, लेस दैन 3000 feet, अबाउट 2000 feet, लेकिन उसको मतलब है कि कोई उसमें से ना स्मोक ना कोई हिट्स नहीं लग रही थी। एंड एट द सेम टाइम आई हैड टू बी केयरफुल एंड कॉशियस टू कीप एन आई बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द लीडर मेरे लीडर और इस जहाज़ में, क्योंकि ये उस पर फायर कर रहा था और मुझे दोनों की फायरिंग के पफ्स ऑफ डस्ट जो थे वो नज़र आ रहे थे और देवर फॉलिंग शॉट। और मैं रनिंग कमेंट्री लीडर को दिया था कि वो अभी 5000 फुट है, तकरीबन 4000 फीट। अब मैंने देखा कि टर्न करते करते कि ही इज़ गेटिंग डेंजरसली क्लोज। आई गिव अ कॉल टू द लीडर टू ब्रेक लेफ़्ट। वो ब्रेक लेफ़्ट का मतलब ये होता है कि आप दुश्मन के जहाज़ को छोड़ दें और आप अपनी हिफाजत के लिए बिल्कुल हार्ड टर्न करें विद फुल यूजिंग द फुल एनर्जी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो वो लीडर ने जैसे ही लीडर ने ब्रेक किया, दिस एयरक्राफ्ट जो हंटर मेरे आगे जिसमें मैं फायर कर रहा था उसके राइट साइड पे विंग रूट और फ्यूजलाज से नीचे से थिक ब्लैक स्मोक निकलना शुरू हुआ। इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स ही जस्ट वेंट एंड हिट द ग्राउंड। मतलब कि पायलट को चांस नहीं मिला इजेक्ट करने का या निकलने का। ही वेंट एंड क्रैश विद द एयरक्राफ्ट। उस दौरान में ये हुआ कि लीडर तो जब वो तो ब्रेक हो गया, उसने तो जो आगे हंटर था उसको छोड़ दिया देखना। मैं जो था आई वॉज लुकिंग एट दिस एयरक्राफ्ट। तो इन द मीन टाइम वो जो लीडर जो हंटर आगे था उसने ही प्रॉब्ली रोल्स हिज विंग्स लेवल एंड ही वैनिश्ड। तो हमने फिर चेज़ किया उसको साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, लेकिन वो हमें नहीं मिला। बाद में पता चला कि लीडर के ने उसको डैमेज किया था और वो जो जहाज़ था वो जम्मू एयरफील्ड पे लैंड किया क्योंकि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम ख़त्म हो गया था और फ्यूल लीक भी थी उसमें। अनयूज्ड एयरफील्ड था और कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो लैंड करके उसकी ब्रेक्स नहीं काम कर रही थी, तो वेंट एंड हिट ए ट्रक। और एज लक वुड हैव इट आई वाज द फर्स्ट वन टू स्कोर ए किल फॉर माई स्क्वाड्रन। लैंड वगैरह किया तो लोगों ने वेलकम किया, कंधे पे उठा लिया, और वो आपको पता है कि अल्लाह अकबर का नारा तो ज़रूर लगता है। आने वाली किस्त में हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग मिर्ज़ा की दूसरी किल के बारे में बात करेंगे, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान एयरफोर्स का एक नेट तैयारा श्रीनगर बेस पर कॉम्बैट के दौरान तबाह किया। इस तरह उनका शुमार पाक फ़ज़ाइया के उन 4 मुमताज़ और मुनफरिद पायलट्स में होता है जिनमें सरफराज रफ़ीकी, MM आलम और सैफुल आज़म शामिल हैं, जिन्होंने जंग के दौरान दुश्मन के 1 से ज़्यादा फाइटर जहाज़ मार गिराए। और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के जंगी कैदी बन जाने वाले हिंदुस्तानी पायलट्स के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम बेग जंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद क्यों फल और किताबों का तोहफा लेकर रावलपिंडी में उनकी कैद के दौरान मिलने चले गए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।